नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के चौथे अध्याय संस्थाओं का कामकाज के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्थाएं लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर रहकर ही काम करना होता है। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है, फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है और इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामकाज किस प्रकार से होते हैं और प्रांतीय स्तर पर कामकाज किस प्रकार से किए जाते हैं। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं? सरकार के द्वारा प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं? एक सरकारी आदेश का उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार के द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया, जिस आदेश की एक संख्या थी OMN नंबर। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किया। यह एक छोटा सा आदेश था, परंतु इस आदेश के बाद इसका प्रभाव दूरगामी होने वाला था, इसलिए इस आदेश पर कई वर्षों तक विवाद चलता रहा। इस सरकारी आदेश में एक मुख्य नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगी और इन सीटों पर अन्य किसी का कोई दावेदारी नहीं होगी। इन क्लासों को बैकवर्ड क्लास कहा गया, जो कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग थे। इनके लिए 27% का अलग से कोटा तैयार करने के लिए था। निर्णय करने वाले इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? ये निश्चित रूप से किसी एक व्यक्ति ने तो किया नहीं होगा। इतना बड़ा फैसला, इस पे हस्ताक्षर भले ही किसी एक अधिकारी के हुए हों, में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हुए होंगे, जैसे राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। औपचारिक रूप से सबसे बड़े अधिकारी उन्हीं को कहा जाता है। प्रधानमंत्री जो सरकार के प्रमुख होते हैं और सरकार के अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भी वही करते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और उन्हीं मंत्रियों से मंत्रिमंडल बनता है और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की सहमति से ही कोई भी कानून बनता है। कोई भी सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम होता है। भारत सरकार ने 1979 को पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। इस आयोग को भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उसका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसलिए आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी। इस आयोग की एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की। वर्षों तक इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांगे होती रही, परंतु लागू नहीं की जा सकी। 1989 में 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें जनता दल की सरकार बनी और जनता दल के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में कहा गया था कि यदि जनता दल जीतता है तो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की। नई सरकार बनने पर 6 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई या निर्णय ले लिया गया कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाए। अगले दिन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक बयान जारी कर इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया और दोनों सदनों में इस पर बहस करने के बाद ये पारित हो गया। कैबिनेट के इस फैसले के अनुसार अधिकारियों ने एक आदेश तैयार किया और उस आदेश पर 13 अगस्त 1990 को हस्ताक्षर हो गए। अगले कुछ महीने तक देश का सबसे चर्चित मुद्दा यही आदेश बना रहा। इसके चलते बहुत से प्रदर्शन हुए और कुछ प्रदर्शन हिंसक भी थे। कुछ लोगों का मानना था कि भारत की विभिन्न जातियों के बीच में भिन्नता है, इसलिए आरक्षण आवश्यक है। दूसरे और कुछ लोगों का मानना था इससे जातिवाद को और बढ़ावा मिले। परंतु इस विवाद का निपटारा अंत में किसने किया? सरकारी निर्णयों से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इस आदेश के विरोध में बहुत से लोगों और संस्थाओं ने अनेक अदालतों में मुकदमे दायर किए। तब सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब मुकदमों को एक साथ एक जगह इकट्ठा कर सुप्रीम कोर्ट में सुना। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। किसी भी देश को चलाने के लिए कई गतिविधियां की जाती। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको
शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए टैक्स इकट्ठा किया जाता है। इस टैक्स को सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है और कुछ लोगों को इन फैसलों को लागू करना होता है और कुछ फैसलों को लागू करने में विवाद हो जाता है, तो यह तय करने वाला भी कोई चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। सबके लिए जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्था को संस्था कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम कर सकता है जब वे संस्थाएं अपने काम को अच्छे से करें। और किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन दिया होता है। हमारे देश में इस तरह की विभिन्न संस्थाएं काम करती हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्था है जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू कराने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार हो। सर्वोच्च न्यायालय यह संस्था है जहां नागरिकों और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाए। किसी भी संस्था का काम आसान नहीं होता। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बन सकते हैं। इन संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें होती हैं, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होते रहते हैं। इसलिए अक्सर काम में देरी हो जाती है, परेशानियां भी आती हैं। इन समस्याओं से जूझने के बाद व्यक्ति सोच सकता है कि सारे फैसले एक ही व्यक्ति ज्यादा बेहतर कर सकता है। कायदे कानून और बैठकों की क्या जरूरत है। परंतु एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य लोकतंत्र की बुनियादी भावना के विपरीत है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से परेशानी उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा समय भी लग सकता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। यह संसद भवन है। आप सोच रहे होंगे कि जो निर्णय लिया गया उसमें संसद के कार्रवाई के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, परंतु आपको याद होना चाहिए कि मंडल आयोग की सिफारिशों पर चर्चा कहाँ हुई? इसी संसद के अंदर हुई तथा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी संसद के चर्चा करने के बाद उस पर हस्ताक्षर किए गए। इस रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हुई, सरकार की राय प्रभावित हुई और इसी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बना। कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद में कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता? तो वह बिल हित पास ही नहीं होता और वह कानून ही नहीं बनता। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? किसी भी लोकतांत्रिक देश में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सभा करने के लिए और जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है और राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहा जाता है। अलग अलग देशों में इसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है और उसका नाम अलग हो सकता है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। नंबर 1, किसी भी देश के कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को है, इसीलिए उसको विधायिका कहते हैं और नए कानूनों के साथ साथ पुराने कानूनों में संशोधन करती है तथा कुछ पुराने कानूनों को खत्म करके उनके जगह नए कानून बना सकती है। दुनिया भर के संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद ही सरकार चलाने वाले लोगों को नियंत्रित करने का कार्य करती है और संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाई जा सकती है। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण हो। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे खर्च किए जा सकते हैं, जैसा कि भारत में। सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकता है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में लोकसभा के कुल सदस्य 545 हैं, जिनमें से 543 निर्वाचित होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की आयु 25 वर्ष है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के कुल सदस्य 250 हैं, जिनमें से 238 का निर्वाचन जनप्रतिनिधि करते हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है 238 का निर्वाचन और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये भारत में राज्यवार लोकसभा और राज्यसभा
के सदस्यों की संख्या दी गई है। ऊपर जो दी गई है वह लोकसभा के सदस्यों की संख्या दी गई है और नीचे जो दी गई है वह राज्यसभा के सदस्यों की दी गई है। यहाँ लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य लिखे गए हैं और किस राज्य में कितनी सीटें हैं वह भी लिखी गई है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें दिखाई गई हैं। यह लोकसभा की तस्वीर जिसे हम निम्न सदन कहते हैं और ये राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या और उनका चुनाव किस प्रकार से होता है और यहाँ पर भी उनका चुनाव और उनके कार्यकाल के बारे में दिया गया है। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान। संविधान के अंतर्गत तीनों चीजें हैं, संसद, कार्यपालिका, इसमें राष्ट्रपति और मंत्रीगण होते हैं, और जुडिशियल अर्थात न्यायपालिका। और इसमें संसद के बारे में बताया गया है कि संसद के अंदर कौन-कौन आते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों को मिलाकर संसद कहते हैं। भले ही राष्ट्रपति जी की संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, परंतु फिर भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता, इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद का ही अंग माना जाता है। यहाँ पर राज्यसभा के बारे में दिया गया है और इधर लोकसभा के बारे में दिया गया है। दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं वही अधिक शक्तिशाली होते हैं और जिस सदन में वो बैठते हैं वही सदन अधिक प्रभावशाली होता है। भारत में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। यदि दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाए तो अंतिम फैसला संयुक्त अधिवेशन में ले जाता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य बैठते हैं। चूंकि लोकसभा के सदस्य अधिक हैं, इसलिए संयुक्त अधिवेशन में भी लोकसभा के सदस्यों का ही अधिक प्रभाव रहता है। दूसरे, लोकसभा पैसे के मामले में अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि लोकसभा में सरकार का बजट पेश होता है और राज्यसभा में उसको स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, परंतु राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है और अपने सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसके सुझाव को माने या न माने, और इस प्रकार से 14 दिन के बाद वह बिल स्वतः ही पास मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि हमें इस मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री को उसी समय पद छोड़ना पड़ता है, जबकि ऐसा राज्यसभा के लिए नहीं है। राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात जो कार्य का पालन कराती है। आपने जो सरकारी आदेश की कहानी सुनी, उसमें जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए वह केवल उस नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री को भी यदि लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वो फैसला नहीं कर सकते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद की सहमति को ही प्रधानमंत्री लागू कर रहे थे। इसी प्रकार से किसी भी सरकार के विभिन्न स्तर के अधिकारी रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन वे सब जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। और इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जब मंत्री बनते हैं तो वह राजनीतिक कार्यपालिका कहलाता है, और दूसरी ओर जो स्थायी रूप से सरकारी अधिकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं, सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए अपने अनुभव और ज्ञान के द्वारा कार्य करते हैं, उसे स्थायी कार्यपालिका। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजनीतिक कार्यपालिका के पास अधिक अधिकार होते हैं और स्थायी कार्यपालिका के पास कम अधिकार होते हैं, अर्थात मंत्री के पास अधिकार अधिक होते हैं और सचिव और दूसरे अधिकारियों के पास अधिकार कम होते हैं। इसका उत्तर यह है कि लोकतांत्रिक देशों में शासन करने का संपूर्ण अधिकार जनता के प्रतिनिधियों के पास होता है, और जनता के प्रतिनिधि मंत्री बनने के बाद राजनीतिक कार्यपालिका बनती है। उनके सहयोग करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए ही स्थायी कार्यपालिका होती है, और स्थायी कार्यपालिका के अधिकारी कई विचार दे सकते हैं, परंतु मंत्री ही यह तय करते हैं कि कौन सा विचार जनता के और देश के हित में है और उसी को लागू किया जाता है, क्योंकि वे ही लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं।
इसलिए मंत्री ही सारे फैसले लेते हैं और तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह इन स्थायी कार्यपालिका से लेते रहते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। और यदि सदन में किसी को बहुमत प्राप्त न हो तो जिस दल को सबसे अधिक मत मिले होते हैं उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जिसे वो समझते हैं कि यह बहुमत साबित कर देंगे। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। जब तक पार्टी और गठबंधन लोकसभा में बहुमत के साथ उन्हें चाहता है प्रधानमंत्री बनाए रखना तो प्रधानमंत्री रहते हैं, और जब वो नहीं चाहते तो प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र है। वे किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद बना सकते हैं बशर्ते वह संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो या मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर सदन के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य उसे चुना जाना जरूरी है। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री सम्मिलित होते हैं। इनमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरे स्वतंत्र प्रभार मंत्री और तीसरे राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री अमूमन अपनी सरकार के वरिष्ठतम लोग होते हैं और अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, प्रभारी होते हैं तथा यह मंत्रिपरिषद की कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री यह अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री होते हैं और इनको यदि कैबिनेट के लिए आमंत्रित किया जाता है तभी यह कैबिनेट में जाते हैं, अन्यथा कैबिनेट में नहीं जाते। तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों के साथ जुड़े रहते हैं और उनको सहयोग करते हैं। यह है कैबिनेट की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी मंत्रणा कर रहे हैं। इसी को हम कैबिनेट मीटिंग या कैबिनेट मंत्रिपरिषद कहते हैं और इसी में अधिकांश फैसले लिए जाते हैं। सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए अधिकांश फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं और कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के अधिकार। सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। यह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय भी बना के रखते हैं। आज की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का प्रभाव इतना अधिक हो गया है कि सभी मंत्री उनके सामने कमतर दिखाई देते हैं। विभागों के विवादों के मामले में भी प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है और सारे मंत्री उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री कार्यों का बंटवारा करते हैं और किसी भी मंत्री को दूसरा कार्य भी सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तब पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा स्वतः हो जाता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री और संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करते रहे हैं। भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी गई है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर और वर्तमान प्रधानमंत्रियों तक जो भी प्रभावशाली प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने संपूर्ण मंत्रिमंडल के अधिकारों को प्रधानमंत्री में समाहित करने का प्रयास किया है, परंतु यह सब प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है और उनकी स्थिति पर। यदि प्रधानमंत्री गठबंधन सरकार के नेता हैं तब उन्हें मजबूरन गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कार्य करना होता है। राष्ट्रपति एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जाता बल्कि संसद के सदस्यों और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। यदि आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता। सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती है। सारे कानून और सरकार के सारे फैसले राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं।
सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से लेकर सर्वोच्च न्यायालय और भारत के दूसरे न्यायाधीशों तक की नियुक्ति, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों, दूसरे देशों के राजदूतों की नियुक्ति और यहाँ तक के अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। संसद के द्वारा पारित किए गए कानूनों को भी मंजूरी राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति चाहे तो रोक सकता है, परंतु यदि उन्होंने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को भेज दिया और संसद ने पुनः उसको उसी रूप में या उसमें संशोधन करके राष्ट्रपति को के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपनी इच्छा और विवेक से नहीं कर सकते। ये देखिए, भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराते हुए, अर्थात उनकी नियुक्ति करते हुए, यह हमारे देश का राष्ट्रपति भवन, जिसकी तस्वीर अंदर से इस प्रकार से दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जो कि बाहर से ली गई है, कितना भव्य और विशाल भारत का राष्ट्रपति का भवन है, जो कि विश्व के अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों के निवास स्थानों से श्रेष्ठ है और ये भारत के लिए गर्व की बात है। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। प्रारंभ में जिस सरकारी आदेश की हम बात कर रहे थे, उससे उत्पन्न होने वाले विवादों का अंत न्यायपालिका के द्वारा संतोषजनक रूप से हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और उसे हर किसी ने स्वीकार कर, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना कार्यपालिका के लिए अनिवार्य हो जाता। इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रभावशाली न्यायपालिका की जरूरत मानी जाती है। मौजूदा अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। यह न्यायपालिका का स्वरूप है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, जो कि भारत में एक ही है। उसके बाद उच्च न्यायालय, जो कि राज्यों पर आधारित होता है। वर्तमान में लगभग 24 उच्च न्यायालय भारत में है। और उसके बाद आता है जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय जो तहसील स्तर पर होते हैं, और न्याय पंचायत जो पंचायत स्तर पर होती है। इसके साथ साथ हमने एक और बनाया भारत में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, और उनके बाद ये न्यायालयों का सारा स्वरूप आपको बताया गया है। और सभी उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ भी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त है। भले ही राष्ट्रपति न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है, परंतु व्यवहारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अधिकांशतः मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना बहुत मुश्किल है। उसे उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से संसद में महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तभी उनको हटाया जा सकता है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा किए गए कार्यों तथा उसके द्वारा बनाए गए नियमों की समीक्षा करने का भी अधिकार सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के द्वारा दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है तथा सरकार को अपनी शक्ति के दुरुपयोग करने से रोकता है और सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार को भी न्यायपालिका रोकती है। इसीलिए लोगों के बीच न्यायपालिका को काफी विश्वास हासिल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए, इस प्रकार हमने आपको इस अध्याय में गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, कार्यपालिका का क्या कार्य है, सरकार किसको कहते हैं, न्यायपालिका एक राजनीतिक संस्था, व्यवस्थापिका जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है, कार्यालय ज्ञापन, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र, आरक्षण, आरक्षित करने की नीति को आरक्षण कहते हैं, राज्य, सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य नहीं बदल सकते। इस प्रकार से आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।